इंसान भूल जाते हैं कि जबकि घर में होते हुए किसी और से हमदर्दी करने लगते हैं। ये कहानी उस समय के है जो एक लड़का जो 8 वर्ष के उसके माता पिता बचपन में ही एक्सपायर हो जाते हैं और सुमन स्कूल से वापस आया तो वह ये देखकर खुश हो गया कि उसके भाभी अपने गांव से घर आ चुके थे। वो भागते हुए भाभी की गोद में जाकर चढ़ गया, लेकिन उसके भाभी थोड़े परेशान लग रहे थे तो उन्होंने उसे ज्यादा प्यार दुलार नहीं किया। सुमन भी मायूस होकर उनकी गोद से उतर गया। भैया के कमरे में उसे किसी औरत की परछाई दिखाई दी। वह भागते हुए भैया के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे में उसकी दूसरी वाली भाभी खड़ी थी। सुमन रीना भाभी को देखकर शर्मा गया और भागकर रसोई में अपनी भाभी के पास चला गया। भाभी भी थोड़ी उदास दिखाई दे रही थी, लेकिन सुमन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर उसने गौर किया कि घर में एक अजीब सा सन्नाटा पड़ गया था। अब उसके भैया भाभी एक दूसरे से पहले की तरह बातचीत करके हंसी ठहाका नहीं लगा रहे थे, बल्कि दोनों चुप चुप से थे। फिर जब रात को सोने का समय हुआ तो सुमन की भाभी नीतू उसके कमरे में सोने के लिए चली आई। सुमन को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगली रात भी जब वो उसके कमरे में आ गई तो सुमन पूछ बैठा, भाभी तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सो रही हो? तुम रोज रात को मेरे कमरे में क्यों सोती हो? उसकी भाभी उसे बहलाते हुए कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं सो सकती हूँ। सुमन भाभी की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगी। सुमन सोचता था कि अब मेरी भाभी का कोई कमरा क्यों नहीं है, भैया भाभी एक कमरे में क्यों नहीं रहते। फिर एक रात उसने अपने भैया के कमरे में झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके भैया के बेड पर रीना भाभी थी। रीना को वहां देखते ही सुमन की आंखें हैरानी से फैल गई। वह तुरंत ही भागते हुए अपनी भाभी के पास आया। उसकी भाभी दीवार की ओर करवट लेकर लेटी हुई थी। सुमन अपनी भाभी का चेहरा अपनी ओर घुमाने लगा तो उसका हाथ भीग गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी भाभी का चेहरा आंसुओं से सराबोर था। भाभी को रोते हुए देखकर सुमन की आंखों से भी आंसू बहने लगे और वह बिलक बिलक कर रोते हुए कहने लगा, भैया भाभी के कमरे में रीना भाभी क्यों है? आप अपने कमरे में क्यों नहीं सोती हो? आज आप मुझे सब कुछ बताओ, मैं सच जाने बिना आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। नीतू तड़प उठी और उसने अपने देवर को खुद से चिपका लिया और काफी देर तक हिचकियां लेकर रोती रही। जब उसका रोना थोड़ा शांत हुआ तो वह कहने लगी, बेटा मैं क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। अभी तुम सारी बातें जानने के लिए बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से बताऊंगी। फिलहाल तुम केवल इतना ही जान लो कि यही मेरी किस्मत में था, और कोई और सवाल करके तुम मेरे जख्मों को हरा मत करो। बेटा मैं वैसे ही रोज छटपटाती हूँ, मुझे वही सब याद आता रहता है। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। सुमन ये सब सुनकर स्तब्ध रह गया था। उसे इतना तो पता चल गया था कि उसके भाभी माँ के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन क्या इस सवाल का जवाब क्या सोचूं? उसे कहीं से मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। उस दिन के बाद से लाख उत्सुकता होने के बावजूद सुमन ने अपनी भाभी माँ को यह सवाल दोबारा पूछकर कभी परेशान नहीं किया। लेकिन अब वह अपने भाई का सम्मान नहीं कर पाता था और उनसे हमेशा दूर दूर ही रहता था। जब नितेश ने देखा कि घर के माहौल का भाई पर बुरा असर पड़ रहा है तो उन्होंने अपने भाई को हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। सुमन भी यहाँ से निकलना तो चाहता था, लेकिन अब उसे भाभी माँ की चिंता सता रही थी। मगर भाई ने फैसला कर ही लिया था तो वह उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाया और हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए चला गया। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। अब सुमन 21 साल का हो चुका था। इस बीच उसने कभी भी इस बात की चर्चा किसी से नहीं की, लेकिन इस बार जब वह छुट्टियों में घर आया तो उसने देखा कि उसकी भाभी माँ पहले से काफी कमजोर हो गई थी। सुमन सोचता था कि मैं जल्दी से पढ़ाई लिखाई कर लूं, उसके बाद मैं भाभी माँ को भी यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। लेकिन उससे पहले उसे सच्चाई जाननी थी। एक दिन उसने भाभी माँ की गोद में सिर रखते हुए कहा, भाभी माँ सालों पहले मैंने तुमसे एक सवाल किया था, लेकिन तब तुमने मुझे जवाब नहीं दिया और कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम मुझे सारी बातें बताओगी। अब मैं काफी बड़ा हो गया हूँ। हर रोज मुझे वह सवाल कितना परेशान करता है, लेकिन मैं उस सवाल को दबा कर रखा हूँ। मगर आज तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। बताओ भाभी माँ, आखिर सच्चाई क्या है? तुम्हारे और भैया के रिश्ते का सच क्या है? नीतू ने भी आज देवर को सच्चाई बता देना उचित समझा, क्योंकि उसके मन में भी ये लावा दबा हुआ था। वो किसी से अपना दर्द बात नहीं पाई थी। आज जब देवर बड़ा हो गया था तो वो उसे सब कुछ बता देना चाहती थी।
उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देवर, जब मेरी शादी तुम्हारे भैया से हुई थी तो तुम्हारे भैया मुझे बहुत प्यार करते थे। वह पड़ोसी रीना के प्यार में फंस गए। बगैर पूछे मेरे से उसे रीना को जाकर अपने साथ शहर लेकर आए, क्योंकि उन्हें रीना बगैर अकेले अच्छा नहीं लगता था। जब छोटा था तो मेरी सास ससुर का देहांत हो गया, तो तुम्हें मेरे ऊपर सौंप दिए बहू की तेरा ही बच्चा है, तो अब तू अपना बच्चा ही समझना। फिलहाल सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था। 1 महीना के बाद रीना से शादी हो गई और रीना तुम्हारी भाभी बनकर आ गई। वह लोग गांव में ही रहते थे, उनका जीवन भी अच्छा ही चल रहा था। लेकिन कुछ सालों के बाद एक रात तुम्हारे प्रियांशु भाई गांव से काम करके वापस आ रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक्सीडेंट हो गए और तुरंत ही सही इलाज ना मिल पाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तुम्हारी भाई उस रीना को देखकर उनसे प्यार हो गया, उन्होंने अपनी जिद पकड़ ली। ये खबर सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं अपने पति को किसी और के साथ में कैसे देख सकती थी, लेकिन उनकी अपनी जिद के आगे मेरी एक ना चली और तुम्हारे भाई ने भी इस बात का कोई विरोध नहीं किया। जब उन्होंने विरोध नहीं किया तो मैं ये देखकर टूट गई कि उनके जीवन में मैं हूँ। फिर भी वह दूसरी शादी करने को कैसे तैयार हो गए। बस तब से ही मेरा सारा प्रेम उनके लिए समाप्त हो गया और मैंने अपने आप को खुद में ही सीमित कर लिए। फिर घरवालों ने तुम्हारे भाई की और रीना दोनों शादी करा दी। मैं उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए नहीं गई और उस दिन के बाद से मैंने गांव जाना भी छोड़ दिया। तुम्हारे भैया रीना के साथ गांव जाते हैं, दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं और मैं बस तुम्हारी माँ बनकर ही रह गई। सुमन हैरानी से बोला, भाभी माँ, आप इतना दर्द झेलती रही, लेकिन आपने कभी भैया को छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोची? वो दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, मैं घर छोड़कर कहाँ जाती। मायके में मेरे भैया भाभी हैं, वो मुझे कभी अपने पास नहीं रखते। ऊपर से तलाकशुदा होने का ठप्पा लग जाता, सो अलग फिर मैं अकेले तुम्हारी परवरिश कैसे कर पाती? अगर तुम्हारे भैया तुम्हें रख लेते तो तुम्हारे बिना भी मैं नहीं रह पाती, और अगर तुम्हारी परवरिश रीना के हाथों में चली जाती तो मैं क्या करती? इसलिए मैंने चुपचाप यहीं पर घुट घुट कर रहना सीख लिया। सुमन ने भाभी माँ की हथेली थामते हुए कहा, माँ, तुमने बहुत सह लिया, अब कुछ ही सालों में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हें इस नर्क भरे जीवन से निकाल लूंगा। हम लोग एक दूसरे के साथ आराम से रहेंगे, तुम्हें इस अनचाही जिंदगी में घुट घुट कर नहीं जीना होगा। देवर की बात सुनकर नीतू ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। हालांकि उसने कभी भी देवर से कोई उम्मीद नहीं लगाई थी, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि उसकी उम्मीद टूट ना जाए। लेकिन आज देवर की बात सुनकर उसके मन में एक सुकून भर उठा था कि उसके वर्षों की तपस्या गलत नहीं थी। बस फिर क्या था, सुमन ने पढ़ाई पूरी होने के बाद जब जॉब करना शुरू किया तो सबसे पहले वह घर आकर अपनी भाभी माँ को अपने साथ लेकर चला गया। उसने अपने भाई से एक निश्चित दूरी बना ली, वह कभी अपने घर लौटकर नहीं आया। कुछ सालों के बाद प्रिया से उसकी शादी हो गई। नीतू जी अपनी देवरानी बहू पर खूब प्यार दुलार लुटाती थी और प्रिया और सुमन दोनों मिलकर नीतू जी का खूब ध्यान रखते थे। देर से ही सही, लेकिन अब उन्हें भी इस घुटन भरी जिंदगी से आज़ादी मिल चुकी थी। उधर नितेश जी की उम्र ढलने लगी थी। कुछ सालों में रीना का देहांत हो गया तो वह इस दुनिया में अकेले हो गए, क्योंकि उनका और रीना का बेटा रवीन विदेश चला गया था और वह वहीं पर किसी लड़की से शादी करके आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था। नितेश जी जब अकेले हो गए तो उन्होंने सुमन से उसके पास जाने की बात की, लेकिन वह उन्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार नहीं था और ना ही वह उनके पास लौट कर आना चाहता था। नितेश जी को बहुत अकेलापन सताता था। अब उन्हें अपनी पहली पत्नी की याद भी आने लगी, लेकिन रिश्तों पर एक बर्फ सी जम गई थी और उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी पहली पत्नी नीतू और भाई सुमन का सामना कर पाए। इसलिए अब वह अपनी जिंदगी अकेले ही काटने को मजबूर थे। बुढ़ापे में उनका तन और मन दोनों अकेलेपन से टूटने लगा था, लेकिन एक समय पर उन्होंने अपनी पहली पत्नी के प्रेम के बदले उन्हें अकेलेपन का उपहार दिया था, तो आज उन्हें भी अकेलेपन से जूझना पड़ रहा था। मगर आज नीतू के जीवन में कोई कमी नहीं थी और वह हंसी खुशी अपनी जिंदगी बच्चों के सहारे बिता रही थी। दोस्तों, हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह अपने दम पर कोई बहुत बड़ा कदम उठाए, लेकिन फिर भी उसे धैर्य से काम लेना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इसी तरह कहानी रोज सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए।
और चैनल को जोर सब्सक्राइब करके उस घंटी का भी ऑल सेट कर दीजिए ताकि हर आने वाले पिछलाइक्स वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।